हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में एक सफल इंसान बने, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आज की जो वीडियो है वह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और जो आज का टॉपिक है वह सिलेबस का टॉपिक है। और आगे भी हम जो वीडियो लेकर के आएंगे, अब सिलेबस में आपके जो टॉपिक क्रमशः आते जाएंगे उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के चर्चा करेंगे। आज का जो चर्चा का विषय है वह है व्यक्तित्व की अवधारणा। व्यक्तित्व की अवधारणा, जो व्यक्तित्व शब्द है यह हमारी दैनिक दिनचर्या में या पढ़ने के माध्यम से या लिखने के माध्यम से या सुनने के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होता है, परंतु हमें इसके शाब्दिक अर्थ या मूल अर्थ का पता नहीं होता कि यह व्यक्तित्व होता क्या है। देखिए, कभी कभी क्या है कि हम किसी की बाहरी शारीरिक संरचना या किसी की ड्रेस के आधार पर या किसी के चेहरे के आधार पर, किसी के बाल के आधार पर एक्स वाई जेड बहुत सारे मापदंड होते हैं, उसकी बाहरी रूपरेखा को देख करके हम किसी को व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर देते हैं। परंतु इस प्रकार से हम किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकते। व्यक्तित्व क्या है कि एक ऐसा विशेष मापदंड है जो व्यक्ति की अनेक योग्यताओं, अनेक क्षमताओं, अनेक गुणों का एक समुच्चय है। देखिए, व्यक्तित्व क्या है, जो व्यक्ति में ही पाया जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा ममत्व, पुरुषत्व, गौत्व, ये एक विशेष शब्द प्रयोग होता है कि ये इन्हीं लोगों में है, अन्य किसी में नहीं। जैसे ममत्व है, माँ के ही अंदर है ममत्व, अन्य लोगों में नहीं मिलेगा। ममत्व माँ के अंदर है, पुरुषत्व पुरुष के अंदर है, गौत्व गाय के अंदर है। इसी प्रकार से व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर है। जो विशेष गुण हैं, जो अन्य लोगों से, अन्य व्यक्तियों से उन्हें भिन्न कर देता है, ऐसे गुण ही व्यक्तित्व होते हैं। देखिए, व्यक्तित्व को हम शाब्दिक रूप से जान लेंगे तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि व्यक्तित्व क्या होता है। देखिए, जब विद्यार्थी कोई लघुत्तरीय प्रश्न में व्यक्तित्व पूछता है तो आपको शॉर्ट रूप में लिखना है, और जब दीर्घोत्तरीय में आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी पूरी पहले भूमिका लिखनी है कि व्यक्तित्व क्या है, फिर व्यक्तित्व की उत्पत्ति क्या है, फिर विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी वो, फिर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण, फिर भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण, फिर पाश्चात्य दृष्टिकोण। तो आप जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो आपको एक व्यवस्थित रूपरेखा से लिखना है कि आपका मूल्यांकन बहुत अच्छे से हो सके। देखिए, जो व्यक्तित्व शब्द है, व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन शब्द के परसोना शब्द से है। जो परसोना शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मखौटा या मास्क। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रंगमंच होते हैं, रंगमंच में जो व्यक्ति अभिनय करता है वह व्यक्ति तो दूसरा होता है, परंतु वो जिस व्यक्ति के ड्रेस पहन लेता है, जिस व्यक्ति का अभिनय में जाता है, तो उसकी ड्रेस पहन करके वह उसी के व्यक्तित्व के तरीके से, जो उसका व्यक्तित्व था, उसी के व्यक्तित्व को रंगमंच पर वह अभिनय करके लोगों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हम कहें कि कोई सामान्य व्यक्ति है और वह रंगमंच में सम्राट का रोल कर रहा है, तो वह जब सम्राट की ड्रेस पहनता है तो वह सम्राट के तरीके से ही चलेगा, सम्राट के तरीके से ही बोलेगा, सम्राट के तरीके से ही आदेश देगा। उसकी जो शारीरिक गतिविधियां होंगी वह पूरी एक सम्राट के तरीके से होगी। जब वो सम्राट के तरीके से करता है वह है उसकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब उसके पर्दे के पीछे तो कोई और है, और जो वह अभिनय कर रहा है वह दूसरा है। तो हमारे शरीर, हमारे जो व्यक्ति का जो शरीर है, उस शरीर में बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारे गुण हैं जो व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता और वह एक सामान्य जीवन जीता रहता है। पर्सनालिटी का यही अर्थ है कि आपको किस वातावरण में का अभिनय करना है, किसकी भूमिका निभानी है, कब आपको गुस्सा होना है, कब आपको स्नेह से बात करनी है, कब आपको हंसी मजाक करना है, किस प्रकार से आपको बोलना है, किस प्रकार से आपको खड़ा होना है, किस प्रकार से आपको अपनी बात रखना है। इन सभी चीज़ों का जो हम तरीका सीखते हैं और इस तरीके से जब हम एक परिपक्व व्यक्ति बनते हैं, तब हमारी पर्सनैलिटी और विकसित होती है और हमारी पर्सनैलिटी बाहर दिखने लगती है। जो हम समाज में लोग देख रहे हैं, उनने लगातार अपने व्यक्तित्व के ऊपर धीरे-धीरे काम किया और काम करते-करते वह एक ऐसे परिपक्व व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गए कि आज वो समाज में एक उदाहरण के रूप से प्रदर्शित हो रहे हैं। देखिए, जो शब्द शब्द है व्यक्तित्व, इसको हम इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं, और पर्सनालिटी शब्द परसोना शब्द से, लैटिन भाषा की परसोना शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। जब हम इस प्रकार से कहेंगे कि ऐसे गुण जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं और इनके ऊपर हम जब काम करते हैं और जब हमें जिस समय पर
जिस अभिनय की और जिस गुण की आवश्यकता होती है, उस गुण का हम जब प्रयोग करते हैं, वह होती है हमारी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बाद हम देखिए इसकी कुछ परिभाषाएँ पाश्चात्य दार्शनिकों ने दी हैं, उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम इसकी आगे की रूपरेखा को जानेंगे। देखिए, जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी है व्यक्तित्व की, उन्होंने बहुत संक्षिप्त और एक स्पष्ट सारगर्भित परिभाषा दी है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार समस्त गुणों को कहते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार समस्त गुणों को कहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति का व्यवहार है, इस व्यवहार में उसका बोलना, उसका चलना, उसका देखना, उसका कार्य करना, वह किस प्रकार से गतिविधियां करता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार समस्त गुणों को कहते हैं। उसमें जो समस्त गुण हैं, उन सभी गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। देखिए, मन के अनुसार मन ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी? मन ने दी, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, गुणों का संगठन है। देखिए, सीधी सीधी उन्होंने परिभाषा दे दी, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन व्यवहार, जो उसका पूरा व्यवहार है, जो उसका जो नेचर है, वह पूरा उसके जो उस पूरे संगठन में कौन कौन सी चीजें हैं, तरीकों, किस तरीके से उठना, बैठना, चलना, बोलना, उसके किस तरीके से, रुचियों, उसकी क्या-क्या रुचियाँ हैं, दृष्टिकोणों, वह किस तरीके से बात को समझता है, किस तरीके से वह चीज़ों को देखता है, उसकी क्षमता, उसके अंदर कौन-कौन सी कौशल है, वो कौन-सी विशेषताएँ हैं, उसके बाद उसके गुणों, वह उसके अंदर कौन-सी अच्छाई हैं, कौन से उसके अंदर गुण हैं, इन सभी चीज़ों का जो संगठन है, इन सभी चीज़ों का जो मिला-जुला रूप है, वही व्यक्तित्व है। मन कहते हैं, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, गुणों का संगठन है। ये सभी चीजें एक व्यक्ति के अंदर अगर हैं, उस व्यक्ति का वह व्यक्तित्व होगा। ग्रीनलीफ क्या कहते हैं? ग्रीनलीफ के अनुसार व्यक्तित्व के उन्होंने 4 रूप बताए हैं कि अगर ये 4 चीजें हैं, तो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या कह रहे हैं वो? वो पहला चीज बता रहे हैं, ग्रीनलीफ बताते हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं, दृष्टिकोण, आपके सामने कोई परिस्थितियां बनती हैं, तो उन परिस्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं, आपके देखने के तरीके से ही आपकी परेशानियों को हल मिलता है और आप उस चीज को फेस कर पाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, आप किस प्रकार से अनुभव करते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं और आपकी क्रिया क्या होती है। देखिए, जब आप कोई चीज को देखते हैं, आपका जो दृष्टिकोण होगा, उस दृष्टिकोण से आपका अनुभव बनेगा और उस अनुभव के आधार पर आप बोलेंगे और बोलने के बाद आपकी क्रिया होगी। तो आपके व्यक्तित्व में क्या है कि इन 4 चीजों का समुच्चय होना चाहिए। इन 4 चीजें आपके व्यक्तित्व में प्रदर्शित होनी चाहिए, तब आपका एक जो व्यक्तित्व बनेगा, वो एक आदर्श व्यक्तित्व बनेगा। इस प्रकार से अब हम व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है, उसको हम देखेंगे कि किस-किस तरीके से व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया जा सकता है, उसको हम समझेंगे। देखिए, क्या है कि भारतीय दृष्टिकोण में वर्गीकरण किया गया है और पाश्चात्य दृष्टिकोण में भी वर्गीकृत किया गया है व्यक्तित्व को। तो हम पाश्चात्य वर्गीकरण को सीधे समझ सकते हैं, पर उसके पहले हमें भारतीय दृष्टिकोण को समझना होगा। जब हम भारतीय दृष्टिकोण को समझ लेंगे, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, क्या होता है, जो भारतीय दृष्टिकोण है, वह हमारा 3 जो गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। पहला किया गया है सत्वगुणी व्यक्तित्व, दूसरा किया गया है तमोगुणी व्यक्तित्व और तीसरा किया गया है रजोगुणी व्यक्तित्व। जो सत्वगुणी होता है, ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति के अंदर सत्वगुण की विशेषता प्रधानता होती है, जिस कारण से यह व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। जिनमें सत्वगुण होता है, वह शांत स्वभाव के होते हैं, वो अनावश्यक की परेशानी को अपने सिर पर नहीं लेते, अपने काम से काम रखते हैं। इसके विपरीत जो तमोगुण हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो तमोगुण के व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में थोड़ी-थोड़ी सी बात पर ये क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्वभाव की वृत्ति है, वह तमोगुणी है। इसके बाद जो तीसरा है रजोगुणी। रजोगुणी क्या है कि एक तो आपका थोड़ा-सा उसमें जो अंश रहेगा, वो सतोगुण का भी रहेगा और कुछ रजोगुण का भी रहेगा। तो सॉरी, कुछ सतोगुण का रहेगा, कुछ तमोगुण का रहेगा। मतलब जो समुच्चय है, दोनों चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा भाग, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाएँगे, कुछ समय के लिए उग्र हो जाएँगे, कुछ समय के लिए अंतर्मुखी हो जाएँगे, कुछ समय के लिए बाहरमुखी हो जाएँगे। इन दोनों का समुच्चय जो है,
वह रजोगुणी हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से जो भारतीय दृष्टिकोण है, वह जो है 3 दृष्टिकोण उसमें बताए गए हैं। पहला बताया गया है सतोगुणी, दूसरा तमोगुणी और तीसरा रजोगुणी। इस प्रकार से हमने भारतीय दृष्टिकोण देखा। भारतीय दृष्टिकोण में भी एक अंतर बताया गया है आयुर्वेदिक में वात, पित्त, कफ, व्यक्तित्व। जिनमें वात होता है, वात की मात्रा अधिक होती है, उनका व्यक्तित्व बताया गया है। जिनमें कफ का प्रधानता होती है, उनका व्यक्तित्व बताया गया है। और जिनमें पित्त का प्रधानता होती है, उनका व्यक्तित्व बताया गया है। परंतु हम एक सामान्य रूप से जानने के लिए है, मगर इसकी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है, इस पाश्चात्य दृष्टिकोण में भी बहुत सारे वर्गीकरण बताए गए हैं, पर जो सर्वमान्य वर्गीकरण है, वह यंग का है। यंग ने व्यक्तित्व को 2 प्रकार से विभक्त किया है। पहला किया है उन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक दूसरा किया है उन्होंने बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, जो अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। उन्हें ज़्यादा दुनिया से कोई अर्थ मतलब नहीं रहता। वो अपने विचारों में खो रहते हैं और उनकी दुनिया ही अलग होती है। ऐसे व्यक्तित्व के उदाहरण सामान्य रूप से हम देख सकते हैं, जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं, यह वैज्ञानिक अपने विचारों में डूबे रहते हैं। इनको बाहर के लोगों से कोई विशेष जुड़ाव नहीं होता, ना ये किसी से कोई लगाव रखते हैं। ये अपने विचारों और अपनी दुनिया में खोने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते, वह अपने विचारों में ही डूबा रहना पसंद करते हैं। इनको सामाजिक गतिविधियों में बहुत कम देखा जाता है। एक तरीके से इनको देखा ही नहीं जाता, क्योंकि इनको समाज के लोगों से जुड़ने में कोई रुचि नहीं होती। और दूसरा व्यक्तित्व होता है जो यंग ने बताया है, वह है बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनको स्वयं से ज़्यादा दूसरों से मतलब होता है। सामाजिक कार्यों में रहते हैं, दूसरे गतिविधियों में रहते हैं, तो ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना होता है। अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरे व्यक्ति को बता पाते हैं। अपने विचारों से बहुत सी लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। इस तरीके के जो अपने भाव हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। जैसे कि राजनेता, समाजसेवी, कलाकार, ये जो हम समाज में लोग देख रहे हैं, ये बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के हैं, क्योंकि ये अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर बहुत सी लोगों को सामने अपने लिए आकर्षित करते हैं, अपनों से जोड़ते हैं या खुद जुड़ते हैं। तो ये प्रकार के जो लोग हैं, ये बाहिर्मुखी के व्यक्तित्व होते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक चर्चा भी की, बहुत सारे लोगों ने मंथन किया, तो उन्होंने देखा कि एक कुछ व्यक्तित्व क्या होते हैं कि कुछ अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दोनों का समुच्चय होता है। जैसे हमने भारतीय दृष्टिकोण में देखा सतोगुणी और तमोगुणी का जो एक रूप है, वह रजोगुणी में पाया जाता है। इसी प्रकार से अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी का भी एक रूप होता है, जो उभयनिष्ठमुखी होता है। उभयनिष्ठमुखी में कभी-कभी क्या होता है कि वो शांत स्वभाव के होते हैं, कभी-कभी वो उग्र रूप के हो जाते हैं। कभी-कभी वो अंतर अपने विचारों में डूब जाते हैं और कभी-कभी वो समाज से जुड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे परिवार में, समाज में हम देखते हैं कि समय-समय के साथ में वो अंतर्मुखी हो जाते हैं और कभी-कभी वो बाहिर्मुखी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति का उदाहरण जो है, वह होता है कवि। जो कवि होते हैं, जब वो कविता पर विचार करते हैं, तो वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, गहराइयों में डूब जाते हैं और जब वो कविता का मंचन करते हैं, तो हज़ारों, लाखों लोगों के बीच में अपनी बात को एक सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और हज़ारों, लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण हैं, हमने आपको भारतीय दृष्टिकोण से बताया और आपको पाश्चात्य दृष्टिकोण से बताया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की योग्य है कि अगर ऑब्जेक्टिव में यंग के अनुसार व्यक्तित्व के वर्गीकरण को पूछते हैं, तो आपको 2 ही लिखना है, क्योंकि यंग ने जो वर्गीकरण किया है, 2 रूप में ही किया है, एक अंतर्मुखी, एक बाहिर्मुखी। बाद में जो वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने तीसरा व्यक्तित्व को जोड़ दिया है। तो आपको इधर पे याद रखना है, जो यंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, वह 2 है। ठीक है ना? इसके बाद क्या होता है, देखिए जो व्यक्तित्व का विकास होता है, वो क्रमशः हमारी एक उम्र के साथ में होता चला जाता है। ठीक है ना? तो हम जो समाज में सीखते हैं, वो हमारे उम्र के अनुसार ही हमारा व्यक्तित्व विकसित होता चला जाता है। जब हम बाल अवस्था में होते हैं, जब हम शिशु अवस्था में होते हैं, तब हम जो सीखते हैं, वो हम घर में सीखते हैं। जो हमारे घर के जो माता-पिता हैं, भाई हैं, जो हमारा वातावरण है, बहुत छोटा होता है। और जब हम थोड़ा बाल अवस्था में होते हैं, तो हमारे थोड़े से दोस्त, यार, मित्र जो मोहल्ले के, अड़ोस-पड़ोस के, तो हम घर से बाहर निकल के वहाँ पे मोहल्ले में सीखते हैं।
फिर हम जब प्रौढ़ अवस्था में जब हम युवा अवस्था आती है हमारी, तो हम क्या होता है कि हम अपने घर से, मोहल्ले से, फिर हम अपने शहर से बाहर निकलते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करते हैं, फिर हमारा व्यक्तित्व और विकसित होता है। जो हमारा युवा अवस्था का काल होता है, इसमें ही व्यक्तित्व बनता है और इसमें ही व्यक्तित्व खराब होता है। तो इस अवस्था में हमें जो है अपना आत्म-मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपनी जो हमारे साथ में गतिविधियाँ हो रही हैं, उन गतिविधियों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम युवा अवस्था में अपनी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दे लेते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा बनता है और हम अपने जो लक्ष्य को चाहते हैं, उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। फिर सबसे लास्ट में होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में व्यक्तित्व जो है अनुभव वाला होता है। आपके पास पूरे जीवन का अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर आप समाज को एक नई दिशा और नए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो भटकाव हो रहे हैं, उन भटकाव को रोकने के लिए आप अपने अनुभवों का प्रयोग करके व्यक्तियों को बताते हैं और अपने व्यक्तित्व के अनुभवों के आधार पर कई लोगों का व्यक्तित्व बनाते हैं। इस प्रकार से हमने आज अपने व्यक्तित्व की अवधारणा को समझा। इसके बाद हम जो दूसरी टॉपिक लेकर के आएँगे वह होगा सफलता। सफलता क्या है? सफलता के बिंदु। इस प्रकार से हम आपको जो है पूरे आपका जो सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट कराएँगे और आपको अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप निश्चित रूप से मुझे लिखिए कि सर मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है टॉपिक या बिंदु या जो शब्द है, उसकी अर्थ आपको समझ में आ सके। क्योंकि जब आप अगर एक चीज़ को अर्थ से समझ लेंगे, तो आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।